जब हमने ये अनाउंस किया तो ऑलमोस्ट 40 पीपल ने इंटरेस्ट दिखाया और कहा हम ज्वाइन हो रहे हैं। और ये मैं समझ पाती हूँ क्योंकि अब मैंने 23 साल 25 साल एपिलेप्सी में काम किया है। और 25 साल जब मुझे अलग अलग पेशेंट्स फैमिलीज के साथ बैठने को मिला है, तब मैंने हमेशा यही बात सुनी है कि मेमोरी में लोचा है, कुछ ना कुछ तो होता है, याद नहीं रहता है। तो ये क्यों एपिलेप्सी के साथ ज्यादा कंप्लेंट्स आती है? तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और हम क्या कर सकते हैं। पर बिफोर आई गो टू कि मेमोरी और एपिलेप्सी का क्या रिश्ता है और क्यों हम भूल जाते हैं एपिलेप्सी में खास करके, उसके पहले मुझे लगा कि थोड़ा जरूरी है कि आप लोग कुछ मेमोरी के बारे में समझे। जो ये मैं अभी पहले बताने वाली हूँ वो सब नॉर्मल सभी को जो मेमोरी के बारे में समझना है कि मेमोरी हमारे ब्रेन में कहाँ है, किस प्रकार की मेमोरी, एक प्रकार की मेमोरी नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है। ये पीपीटी इंग्लिश में है। ये पीपीटी थोड़ा कुछ शब्द कठिन है, लेकिन मैं एक एक स्लाइड आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, आराम से समझाऊंगी। और एंड में भी अगर आपके पास पेपर पेन है, कुछ नहीं समझ आया तो आप जरूर पूछिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगी। तो चलो बात करते हैं मेमोरी की। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि जब हम याद शक्ति के बारे में बात करते हैं कि याद करने की जो क्षमता है, मेमोरी है, वो हमारे ब्रेन में कोई ऐसी जगह है जहां से हम याद कर सकते हैं? उसकी वजह, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर जिसके वजह से हम मेमोरी बना सकते हैं, मेमोरी फॉर्म होती है? तो हाँ, ये ब्रेन है। अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, ये अपना ब्रेन है। ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। और इस ब्रेन में भी अलग अलग भाग होते हैं। अब कुछ शब्द मैं ऐसे कहूंगी जो टेक्निकल शब्द है, पर आप सुन लीजिए। ये जो आगे का भाग होता है उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, ये जो भाग है, ये आगे का भाग, उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ये जो थोड़ा पीछे का भाग है कान के ऊपर, उसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। ये हिस्सा, अंदर का हिस्सा जो टेम्पोरल लोब का है, ये हिस्सा है। फिर पीछे एक पैराइटल आता है, फिर एक ऑक्सीपिटल आता है। हमें आज सोचना है ये दो एरिया के बारे में, ये फ्रंटल और ये टेम्पोरल जिसे कहते हैं। इसके अंदर ये जो खास एरिया, मेरा एरो देखिए पिक्चर के ऊपर है, यहाँ के अंदर आपके ब्रेन के अंदर जो एक सर्किट है, ये सर्किट, ये जो शब्द है, एक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इसमें ये दो शब्द बहुत जरूरी है। ये एमिगडाला जो आप देख रहे हो हर एक के ब्रेन के अंदर है। ये जो हिस्सा ब्रेन का है जहां से हमारे इमोशंस आते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, आपको खुशी होती है, तो ये हिस्सा है जो गवर्न करता है, मतलब ये मास्टर है वो इमोशंस के लिए। और ये जो हिस्सा हिप्पोकैम्पस, उसके बारे में और थोड़ा बात करेंगे। ये है मुख्य एरिया जहां मेमोरी को फॉर्म होता है, मेमोरी पक्की होती है, मेमोरी बनती है। और ये जो फ्रंटल लोब हम देख रहे हैं, इसमें से ध्यान देने की शक्ति, अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे तो आप मेमोरी कैसे फॉर्म करोगे, आप कुछ याद कैसे करोगे अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो? तो ये एरिया जो ब्रेन का आगे का एरिया होता है, वो अटेंशन के लिए और मेमोरी फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें, ये जैसे मैंने दिखाया है, ये दो एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मेमोरी फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो हिप्पोकैम्पस मैंने शब्द यूज किया यहाँ पर, अगर अपना फोटो समझ रहे हैं तो एक साइड ब्रेन के अंदर ये एरिया है हिप्पोकैम्पस। हमारे पास दो हिप्पोकैम्पस, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। दो हिप्पोकैम्पस हर एक के ब्रेन में होता है। जो लेफ्ट साइड का हिप्पोकैम्पस है, वो वर्बल, मतलब जो आप बातें करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लिस्ट वगैरह, वो सब लेफ्ट साइड पर है। राइट साइड का जो है वो विजुअल, मतलब अगर आप पिक्चर देख रहे हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप ड्राइंग कर रहे हो, वो मेमोरी राइट साइड पर आ जाती है। तो ये हिप्पोकैम्पस का नाम कहाँ से आया? इसका शब्द है हिप्पो और कैंपस, ग्रीक ग्रीक भाषा में। हिप्पो का मतलब हॉर्स और कैंपस का मतलब सी मॉन्स्टर। इसको क्यों ऐसे हिप्पोकैम्पस बुलाया गया? क्योंकि ये देखो, ये अभी ब्रेन के अंदर से निकाला गया है, हिप्पोकैम्पस का भाग है। ये आप देखो इसको, जैसे सी हॉर्स, सी हॉर्स एक प्राणी है जो पानी में रहता है, उसके जैसे लग रहा है। क्योंकि वो उसके जैसे लग रहा है, उसको हम ग्रीक भाषा में वो हिप्पोकैम्पस नाम दिया गया है। पर ये रहता कहाँ पर है? यहाँ, ये आपकी आंखें हैं समझो, ये पार्ट ब्रेन का, ये पार्ट ब्रेन का, इसके अंदर है ये हिप्पोकैम्पस।
और ये हिप्पोकैम्पस भाग है जहां अभी आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है और वो हिप्पोकैम्पस की जगह में वो पक्का होगा। उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, पक्का होना इंफॉर्मेशन को। अगर वो इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस नहीं काम कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन पक्का नहीं होगा, और अगर वो पक्का नहीं होगा तो आप कैसे उसको याद रखेंगे? तो अभी आप सुनेंगे, आधे घंटे बाद आप बोलेंगे पता नहीं मैडम ने क्या बात किया, उसने हिप्पोकैम्पस कुछ बोला था पर और क्या बोला मुझे याद नहीं है। क्योंकि अगर वो हिप्पोकैम्पस की एरिया बराबर काम नहीं कर रही है तो वो इंफॉर्मेशन पक्का नहीं हो रहा है और आपको याद नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को टेम्परल लोब एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी जो इस भाग से शुरू होती है, उन लोगों को ये हिप्पोकैम्पस में प्रॉब्लम आता है। और ये भी मुख्य वजह है कभी कभी टेम्परल लोब एपिलेप्सी में कि लोग याद नहीं कर पाते क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाकर भी पक्का नहीं हो रही है। तो इंफॉर्मेशन याद करने कैसे हम याद करते हैं, उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन के अंदर जाना है। अभी आप लोग सब सुन रहे हैं, अगर आप सचमुच में ध्यान दे रहे हैं, अभी कुछ कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता होता होगा, पर जो लोग ध्यान दे रहे हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ वो अभी आपके ब्रेन के अंदर जा रही है। तो ये अंदर जाती है, फिर आपको उसको समझना है क्या मैं बात कर रही हूँ। फिर वो जाती है ये हिप्पोकैम्पस में और वहां कंसोलिडेट मतलब पक्की हो जाती है, पक्का हो जाता है। जब वो पक्का होता है तो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर रहता है। और फिर कुछ समय बाद जैसे ये टॉक खत्म हो जाएगा और आपके फैमिली में कोई पूछेगा अरे आज आपने वेबिनार में गए, आपने क्या सीखा, क्या सोच सुना आपने, फिर आपको याद करना पड़ेगा कि मैंने क्या समझा था, क्या सीखा था। तब जब आपको वो इंफॉर्मेशन निकालना है ब्रेन से, उसको हम कहते हैं रिकॉल या रिट्रीवल, बाहर निकालना उस इंफॉर्मेशन। तो गड़बड़ कहाँ भी हो सकती है। अगर हम कहते हैं ना मैं भूलती हूँ या मैं भूलता हूँ, शायद आपने बराबर ध्यान नहीं दिया हो तो इंफॉर्मेशन अंदर गई नहीं हो, शायद आपका हिप्पोकैम्पस नहीं काम कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन पक्की नहीं हो, या शायद जब आप ढूंढने गए कि मैं क्या मैंने सुना था, क्या याद हुआ, वो निकालने में आपको तकलीफ हो। तो कहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ तीनों जगह में गड़बड़ हो सकती है और फिर आपको याद नहीं आता है। तो हम कभी कभी कहते हैं मेमोरी एक लाइब्रेरी की तरह है। अभी वो लाइब्रेरियन क्या करते हैं, उनके पास कुछ नया किताब आता है तो नया इंफॉर्मेशन आप समझो, तो पहले वो इंफॉर्मेशन को या किताब को वो देखेंगे कि मैं कहाँ कौन से शेल्फ में उसको ऑर्गेनाइज करके रख दूं। तो जब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर आती है तो पहले अपने आप वो ब्रेन उसको कैटेगराइज करती है कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन ऐसे मुझे रखना है, ये इससे जुड़ा हुआ है, अभी ये एपिलेप्सी से जुड़ी हुई मैं बातें कर रही हूँ, तो वो ब्रेन प्रोसेस करता है कि अरे इसको ऐसे रखना है। तो वो एनकोडिंग, इंफॉर्मेशन को कोड करना, कंप्यूटर की तरह पहले एनकोडिंग होता है। एनकोडिंग के बाद क्या होता है, जो मैंने आपको बोला स्टोरेज, वो मेमोरी या जो इंफॉर्मेशन की जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रॉपरली फाइल करके, जैसे किताब को सही जगह पर रखकर उसका फाइलिंग करके उसको पक्का करके सही जगह देकर उसको रखना है, वो कंसोलिडेशन, पक्का करना। और तीसरी बात है जो मैंने अभी अब आपको बोला, वो रिकॉल की, रिट्रीवल की। जब आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है कि इस जगह पर है, तो वो ब्रेन ऑटोमेटिकली जाकर वो सही किताब या सही इंफॉर्मेशन निकालता है। तो एनकोडिंग में अगर प्रॉब्लम है, अगर इंफॉर्मेशन अंदर जा ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको याद नहीं होता है, तो आप लोग जब हमें कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे याद नहीं आता है, तो यूजुअली हमें पता चलता है कि अगर ये प्रॉब्लम अटेंशन की वजह से है, ये रियल मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। क्योंकि कई लोगों को लग है ना अटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, वो कहते हैं कि कब मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, मैं एक जगह पर बैठकर और अपने मन को शांत करके स्थिर होकर कंसंट्रेट, एकाग्रता से बैठकर कंसंट्रेशन वो नहीं कर पाता हूँ, मेरा मन भटकता रहता है, बाहर कुछ भी आवाज आया, कहाँ भी कुछ घंटी बजी तो मेरा ध्यान वहीं जाता है इमीडिएटली, एक जगह एक बिल्कुल स्थिर अपना मन में नहीं रख सकता हूँ। उसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिफिकल्टी विथ फोकस, कंसंट्रेशन।
कई लोग कहते हैं कि अगर 4-5 बातें साथ में हो जाए ना तो मेरा ध्यान मैं नहीं दे पाती हूँ, कि अभी मेरे को आप एक चीज एक बार बोलेंगे तो मैं कर लूंगी, पर अगर आप 4 चीज साथ में बोलेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल थिंग्स मैं नहीं कर पाती। मैं डिटेल्स नहीं याद करती हूँ। अभी मेरा मैडम का लेक्चर सुना, मेरे को थोड़ा ऊपर ऊपर से सब पता चला कि क्या क्या बोले, पर वो एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं याद आता। ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं तो वो अटेंशन की वजह से हो रहे हैं। तो अब अटेंशन अगर पुअर है, आपका कम है, तो आप इंफॉर्मेशन डाल ही नहीं सकते हैं ब्रेन के अंदर, एनकोड ही नहीं कर सकते हैं, तो याद करने का क्वेश्चन ही कहाँ आया। वो अंदर में इंफॉर्मेशन बराबर गई नहीं है। क्या होता है स्टोरेज, जो मैंने बात किया, वो हिप्पोकैम्पस का जो पकड़ता है इंफॉर्मेशन उसको पक्का करता है। सो ये अगर प्रॉब्लम है तो क्या होता है, आप क्या बोलेंगे कि अभी मैडम आपने सब जो बोला मेरे को 2 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में पूछोगे मैं सब बताऊंगा, पर आधे घंटे बाद में कि कल आप मुझसे पूछोगे तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा। तो मतलब आप अटेंशन दे पाते हो, आप एनकोड कर पाते हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप पक्का नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके ब्रेन से गायब हो रही है। आपको वो फिर बाद में, थोड़ी देर के बाद में याद नहीं आती। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है अगर एपिलेप्सी में। तो कितनी बार लोग हमें कहते हैं कि अगर एग्जाम गोइंग यंग पीपल है, कि हमने अच्छी पढ़ाई की घर पे, हमने काम भी समझ गया, अभी वर्क में है, ऑफिस में है, क्या काम करना है सब समझ गया, वो अटेंशन देकर हम सब जान गए, लेकिन बाद में अगर हमसे पूछा जा रहा है हम बिल्कुल याद नहीं कर पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन जैसे चली गई मेरे ब्रेन। और तीसरा होता है जो रिट्रीवल या रिकॉल, इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि वो इंफॉर्मेशन निकलती नहीं है। इसमें क्या होता है, एक स्लोइंग ब्रेन के अंदर। तो एपिलेप्सी में कई बार दवाइयों की वजह से भी ब्रेन स्लो हो जाता है। तो जवाब आपको मालूम है, इंफॉर्मेशन अंदर गई, वो पक्की भी हो गई, लेकिन जब उसे निकालना है, कोई आपसे पूछता है अरे मुझे बताओ ना वो रास्ता कौन सा था और वो कौन सी जगह थी, उसका नाम बताओ, तो पट करके इमीडिएटली आपको वो जवाब नहीं आता है, और फिर उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आपको वो जवाब आ जाता है अचानक मन में, आप बोलते हो अरे तभी मेरे को याद करना था, तभी तो नहीं आया, अभी अचानक कैसे आ गया। मतलब वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर है, लेकिन उस समय में आप उसे निकाल नहीं पाए। वो वजह है आपका ब्रेन में स्लोइंग जो हो गई है। और इसमें कई बार हमें नेमिंग डिफिकल्टी, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, किसी को नाम से बुलाना है, हम कहते कि अरे इसका नाम क्या है, मेरे को बुलाना है इसको, पर नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पर इसमें क्या है कि अगर ये तकलीफ हो रही है कि बाद में आपको याद आ रहा है, तो उसमें इतना ही है कि अगर किसी ने आपको हिंट दे दिया, अरे आप नाम याद कर रहे हो, उसका नाम उर्वशी याद नहीं आ रहा, तो किसी ने आपको उर्र बोल दिया तो आप उर्वशी, हाँ 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 उर्वशी है, ऐसे याद आ जाएगा आपको। तो इसमें हमें याद करना है, ऐसा प्रॉब्लम है तो कोई भी हम कहें अरे मुझे हिंट दे दो ना, अरे मुझे कुछ थोड़ा बता दो, तो मुझे याद आ जाएगा। तो ये है अबाउट रिट्रीवल एंड रिकॉल। अब अलग अलग टाइप की मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। एक होता है इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी मतलब जो इंफॉर्मेशन कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम अपने ब्रेन में रख सकते हैं। जैसे फोन नंबर, अभी मैं आपको एक फोन नंबर मेरा अपना बता दूं, 9821335713। आप अगर ध्यान से सुनेंगे और मैं आस्ते बोलूंगी तो 1-2 सेकंड के लिए आपको याद रखेगा। जैसे अभी आप ओटीपी नंबर्स आते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए मन में रख सकते हैं और वो टाइप कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकेंड्स के, फ्यू मिनट्स के लिए ये जो इंफॉर्मेशन आप पकड़ सकते हैं, इसको इमीडिएट मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहते हैं। अब ये मेमोरी क्यों जरूरी है? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सुन रहे हैं कुछ, इतना भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप याद नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो मल्टीटास्किंग जिसको हम कहते हैं कि भाई 4 काम साथ में करने हैं, वो आप कभी नहीं कर पाओगे, आपको बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि अगर आपको कोई कह रहा है कि अच्छा पहले ये करना, फिर बाद में ये करना, फिर वहां से ये लेके आना, आप बोलोगे रुको रुको रुको, ये मुझसे नहीं होगा, आप एक एक काम मुझे एक टाइम पर दो। क्योंकि ये इमीडिएट या वर्किंग मेमोरी में प्रॉब्लम है। ये रीसेंट मेमोरी क्या होती है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये कुछ मिनटों तक ब्रेन में रहती है या कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक। ये हमारी रोज की मेमोरी है, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, डिनर पर क्या खाया, कल कौन आया था, पिछले हफ्ते मंगलवार को कौन आया था, तब तक आपका इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर है।
पर ये इंफॉर्मेशन जो रोज की मेमोरी का होता है, अगर उसका प्रैक्टिस नहीं हुआ, उसका रिहर्सल नहीं हुआ, या ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी नहीं है, तो वो भी ब्रेन से गायब हो जाती है। ब्रेन को इम्पॉसिबल है कि वो सब मेमोरी को याद रखेगा। इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल रिमेम्बर 1 month back on 10th August what you ate for breakfast. You're not going to remember. But 10th August morning you had something for breakfast, you will remember till the 11th or 12th August. फिर आप भूल जाओगे। तो मेमोरी जो जरूरी है वही ब्रेन में लॉन्ग टर्म में जाती है, ब्रेन के अंदर। तो अभी आपको मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके रिश्तेदारों का नाम, कि इसके आपके बहन की शादी कब हुई, शादी में क्या पहना आपने, जो पर्सनल इंपॉर्टेंट मेमोरी है वो ही जाती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज में। और वो हमें जिंदगी भर, काफी ऐसी मेमोरीज है जो जिंदगी भर याद रहती है। अब एपिलेप्सी में कहाँ प्रॉब्लम आता है? ये दो में, इमीडिएट अगर अटेंशन अच्छा नहीं है, और रीसेंट मेमोरी में जो समझा अभी लेकिन आधे घंटे में गायब। तो नया कुछ हम सीखने गए तो वो याद अच्छा नहीं आता है। अगर हम डांस भी सीख रहे हैं, हम कुछ आर्ट भी सीख रहे हैं, कुछ कंप्यूटर का सीख रहे हैं, उसको बार 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 हमको करना पड़ता है क्योंकि वो दिमाग के अंदर बैठता ही नहीं। तो यहीं पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन दो एरियाज में। एक दूसरा तरीका मेमोरी का सोचने का है कि हम उसको कहते हैं एपिसोडिक। ये एपिलेप्सी में बहुत प्रॉब्लम आता है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ टेनिस गेम का। टेनिस खेलते हैं ना, तो अगर हम टेनिस के बारे में सोचिए, अगर कोई आकर मुझे कहे कि अरे मैं टेनिस तो बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, मुझे याद है कैसे खेलना, मुझे ये भी याद है कि उसके रूल्स क्या है, टेनिस कोर्ट में मैं जाऊंगा कैसे खेलना है, लेकिन कब मैंने लास्ट खेला, किसके साथ खेला, वो मुझे याद नहीं है। तो एपिसोडिक मतलब एपिसोड, एक इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, वो मैं भूल जाता हूँ। ये सब हिपोकैम्पस के साथ जुड़ा हुआ है। सिमेंटिक मतलब नॉलेज। नॉलेज मतलब अगर मैं पूछूं कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन है, ये जीके जैसे जनरल नॉलेज के लिए, प्राइम मिनिस्टर कौन है, टेनिस का गेम आप खेलते हो तो उसके रूल्स क्या है। तो ये जो नॉलेज आपने सीखा हुआ है, जो प्रैक्टिस किया है, रिहर्स किया है, बार बार याद किया है, वो नॉलेज उस अलग एरिया है ब्रेन का, उसको सिमेंटिक कहते हैं। और प्रोसीड्यूरल है खेलना। अगर आपने साइकिलिंग सीखा है, आपने ड्राइविंग सीखा है, तो आपको एपिलेप्सी हो कि कोई भी ब्रेन का ऐसे एरिया गया हो, वो आप जो एक बार सीख गए हैं, वो स्किल, वो प्रोसीडियर एक्शन सीख गए हैं, वो कभी जाता नहीं, वो नॉर्मल रहता है। तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। अब एपिलेप्सी के बारे में देखें तो फिट और एपिलेप्सी, सीजर्स और मेमोरी, ये कैसे जुड़े हुए हैं? तो एपिलेप्सी में हम भूलते हैं, उसकी वजह क्या है? पहली वजह है सीजर्स। तो सीजर्स के बारे में देखें, जब आपको फिट आती है तो इसमें 4 चीजें, बिफोर अ सीजर, ड्यूरिंग अ सीजर, आफ्टर अ सीजर एंड बिटवीन योर सीजर्स। तो एक एक को देखते हैं। सो इफ यू थिंक बिफोर योर सीजर्स, इक्टल शब्द जो है वो है सीजर। जब सीजर आता है उसको इक्टल कहते हैं। प्री इक्टल मतलब सीजर आने के पहले। तो तब क्या होता है कि बिफोर अ सीजर, उस समय जो हो रहा है, एक सीजर आने के कुछ मिनटों पहले कई लोगों को ऑरा होता है, मतलब उनको कुछ पता चलता है कि कुछ हो रहा है, अभी मुझे फिट आएगी। तो ये जब ऑरा आता है, उस समय में ब्रेन वो मेमोरी फॉर्म नहीं कर सकता, मतलब उस समय कंफ्यूजन रहता है, ऑरा आता है, तो आपका ब्रेन वो बाकी का इंफॉर्मेशन समझने में या एनकोड करने में या कंसोलिडेट करने में काम नहीं आता है। सो मेमोरीज फ्रॉम बिफोर अ सीजर can be lost as the brain cannot store them properly. तो अगर आपसे कोई पूछेगा आपको फिट आया, उसके थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, तो शायद आप बोलेंगे कि मुझे याद नहीं, मुझे जो याद है वो तो काफी पहले था, फिर फिट के इमीडिएटली पहले क्या हुआ मुझे याद नहीं। तो यू कैन लूज दैट मेमोरी बिकॉज वो बनी ही नहीं मेमोरी, दैट डिड नॉट गेट फॉर्म्ड इन योर ब्रेन। ड्यूरिंग अ सीजर उसको इक्टिल कहते हैं। सम पीपल हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोग बेहोश नहीं होते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है।
उस समय समझ नहीं होता है, ब्रेन इज नॉट एनकोडिंग, इट इज नॉट कंसोलिडेटिंग, तो वो इंफॉर्मेशन, बाहर की इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जा ही नहीं रही है। तो जब आप उठते हैं सीजर से, या देखो टेम्पररी कंफ्यूजन और यू मे हैव लॉस ऑफ कॉन्शियस, तो उस समय में जब फिट आती है, तो बाद में आपसे अगर पूछा जाए कि क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आप कहाँ हैं, आपको बहुत कंफ्यूज होंगे, आप लगेगा मुझे याद नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। आप पूछोगे लोगों से मुझे क्या हुआ, लोग बताएंगे अरे आपने ऐसे किया था, ऐसे हुआ था, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं याद रहता। मुझे जब फिट आती है, मुझे लोग बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे हुआ, मुझे क्यों नहीं याद होता है। तो आपको याद नहीं आता है क्योंकि उस समय जब वो सीजर चल रहा है ब्रेन के अंदर, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, हिप्पोकैम्पस है, दूसरा है, वो उस समय वो काम नहीं कर पा रहा है, वो इंफॉर्मेशन अंदर लेके उसको कंसोलिडेट या पक्का नहीं कर पाता है। तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर गई नहीं, तैयार हुई नहीं, मेमोरी तैयार हुई नहीं। और पोस्ट इक्टल कई लोगों को सीजर कंप्लीट भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, फिर भी कुछ समय के लिए कंफ्यूजन रहता है। कई लोग सो जाते हैं, कई लोग को थोड़ा लगता है कि मुझे बैठने दो, मेरा दिमाग अभी ठिकाने नहीं है, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। तो उस टाइम पे भी वो मेमोरी एनकोडिंग होता नहीं है। सो ये प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट अ सीजर, नो मेमोरीज आर गेटिंग फॉर्म्ड, देयर इज कंफ्यूजन इन द ब्रेन। इंटरिक्टल मतलब फिट के बीच में, अभी आपको फिट नहीं आई है, आपको महीने में 2 बार आती है या 3 बार आती है, बीच का समय कुछ नहीं है आपके ब्रेन। लेकिन कुछ लोगों को बिटवीन द सीजर, बाहर से सीजर दिखता नहीं है, उसको हम क्लिनिकल सीजर कहते हैं, बाहर हमें दिखता नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर बहुत ही एबनॉर्मल रिदम, मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी फिर भी चालू है कुछ लोगों में। तो उनका अगर हम ईईजी करते हैं तो बहुत ही एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखता है ब्रेन के अंदर, बाहर से सीजर नहीं आ रहा है। तो ये अगर बहुत ही एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर चल रहा है और बाहर से सीजर नहीं है, तो भी आपको मेमोरी के प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि मतलब वो एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन में चल रही है, तो आपका ब्रेन वो इंफॉर्मेशन अंदर लाना, उसको कंसोलिडेट करना, उसको याद करना नहीं कर पा रहा है। तो कुछ कुछ लोगों में उन कहेंगे कि अरे हमको फिट तो नहीं आती है, लेकिन बहुत मेमोरी लॉस हो रहा है। और फिर उनका ईईजी करते तो भी कॉल देम कि काफी बैड ईईजी है, तो ईईजी खराब है लेकिन बाहर सीजर नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, और आपको मेमोरी का प्रॉब्लम आ सकता है दवाइयों की वजह से। अब साइड इफेक्ट्स दवाइयों के होते हैं, सबको नहीं होते हैं। अभी मेन बात आप लोगों को याद रखनी है, हम नेट पर पढ़ते हैं आजकल, हम सब लोग गूगल डॉक्टर बन गए हैं। तो गूगल डॉक्टर मतलब हम गूगल पर जाके पढ़ते हैं ये दवाई अभी साइड इफेक्ट क्या है। एक बात बहुत समझने की जरूरत है कि हर किसी को हर साइड इफेक्ट जो लिखा हुआ है वो नहीं होता है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोग, एक दवाई से कुछ लोगों को आएगा प्रॉब्लम, कुछ और लोगों को नहीं आएगा। तो अब एक दूसरे से भी आप बात करोगे तो आप कहेंगे अरे मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कोई और कहेगा अरे मैंने इतना सा लिया, लोएस्ट डोज लिया और मुझे बहुत प्रॉब्लम आया। तो साइड इफेक्ट्स आर इंडिविजुअल, आपका रिस्पॉन्स। पर फिर भी कुछ दवाइयां हैं जिससे हमें पता है कि ऐसी साइड इफेक्ट आ सकती है, याददाश्त में या अटेंशन में प्रॉब्लम, तो डॉक्टर पहले से ही वो ऑब्जर्व करते हैं। जब पेशेंट्स आते हैं उनको पूछते हैं कि भाई अरे आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मेडिसिन के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं, जब भी आप कोई भी नई मेडिसिन शुरू करते हैं, कोई भी, अगर डॉक्टर ने चेंज किया आपकी मेडिसिन या आपने शुरुआत की मेडिसिन की, शुरुआत में आप ऑब्जर्व खुद करिए कि मेरे में क्या बदलाव आ रहा है। अगर आपको लगे कि मैं और भूलता जा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है, कुछ भी ऐसे आपको लगे, तो प्लीज आप जाकर डॉक्टर को तुरंत बाद में बताइएगा कि अरे मैंने ये दवाई शुरू की और अब मैं देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे, आपको नहीं समझ आएगी, तो डॉक्टर भी पूछेगा नहीं शायद, और आपको वो प्रॉब्लम बढ़ेगा, फिर आप बोलोगे पता नहीं ये मुझे आजकल क्यों मैं भूल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो प्लीज ऑब्जर्व, जब आप कोई भी दवाइयां शुरू करते हैं
तो उसके बाद शुरू करने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप बोल रहे हो ज्यादा, तो गो एंड टॉक टू द डॉक्टर। पर मोर इम्पोर्टेंटली दवाइयों से, एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिकेशन है उससे क्या होता है कि नींद काफी लोगों को ज्यादा आती है, ड्राउजीनेस। कई लोग कहते हैं कि हमने सुबह को दवाई ली पर दिन भर ऐसे ड्राउजीनेस। कई बच्चों को स्कूल में टीचर की कंप्लेंट्स आती है कि वो सो रहे हैं क्लास में, उनकी आंखें बंद हो रही है। तो ये ड्राउजीनेस जो आती है, तो नेचुरली अगर आप ड्राउजी है तो आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे। अगर आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो आप याद कैसे करेंगे। तो ये जो मेमोरी के प्रॉब्लम्स इस टाइम ऐसे आते हैं, वो उनकी वजह होती है कि आप ड्राउजी थे, नींद आ रही थी और इसलिए आप अटेंशन नहीं दे पा रहे थे और इसलिए आपको मेमोरी प्रॉब्लम आई। तो दवाइयों की वजह से कुछ असर तो हो सकता है कुछ लोगों में, सभी में नहीं। स्ट्रेस, अभी इसके बारे में मैं बाद में भी, ये मैंने ऊपर से जो टाइटल लिखा है ये एक नई आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल है, डॉक्टरों ने ये रिसर्च किया, 2023 में ये पब्लिश हुई है आर्टिकल। उसमें मेन बात क्या, ये शब्दों पर नहीं जाइए बट जस्ट अंडरस्टैंड उनको क्या, ये बहुत स्टडी किया तो उनको पता चला कि पीपल विथ इंक्रीज स्ट्रेस, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनका पर्सनैलिटी ऐसी है कि छोटी छोटी बातों पर वो स्ट्रेस ले लेते हैं। दे हैव लेस रेजिलियंस। रेजिलियंस एक शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आजकल के जमाने में इंग्लिश में। आपकी सहनशीलता, आपकी सहन करने की शक्ति या क्षमता हर किसी में अलग होती है। एक आदमी को इतना सा लगेगा तो वो चिल्लाएगा, और एक आदमी को इतना हाथ पैर कट भी जाएंगे तो भी वो शांति से बैठा है। तो हर इंसान की सहने की शक्ति या सहनशीलता अलग अलग होती है और उसका पूरा रिसर्च चल रहा है कि क्यों होता है ऐसा। पर ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उनकी सहनशीलता कम है उनके पर्सनालिटी में, उनको मेमोरी टेस्ट में बहुत कम स्कोर्स आए। मतलब कहाँ ना कहाँ अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके मेमोरी पर भी प्रभाव होगा। यू विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मेमोरी एंड यू विल फॉरगेट। और ये बात हम सब समझते हैं, हम सब स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो एग्जाम के टाइम में अगर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया तो आपने देखा होगा कि फिर याद नहीं आता है। कई बच्चे आकर कहते हैं अरे मैं एग्जाम में तो ब्लैंक हो गया, मैं सब पढ़ के गया था लेकिन एग्जाम के टाइम में मैं इतना टेंशन में था कि ब्लैंक हो गया। तो ये ब्लैंक होना क्या है, उस समय कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो वो मेमोरी जो डाउन हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस की वजह से आप ध्यान भी नहीं दे पाते हो, अटेंशन नहीं आप दे पाते हो, इसीलिए मेमोरी पर असर होता है। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि एपिलेप्सी में देखा गया है कि लोग पर्सनालिटी वाइज में ज्यादा जल्दी स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों में उनको स्ट्रेस आ जाता है। तो इस पर हम काम कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे कि हाउ यू शुड रिड्यूस योर स्ट्रेस। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मूड। अब एपिलेप्सी में एंजाइटी, चिंता करना, मूड लो होना, डिप्रेशन आना काफी बार लोगों को होता है, काफी काफी बार होता है। पर ये मूड के जो चेंजेस होते हैं, आपका मूड बदल गया, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी खुश कभी सैड, कभी खुशी कभी गम जैसे कहते हैं, आपका चलता रहता है अप डाउन अप डाउन, और आप चिंता ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से आपका अटेंशन पर असर होगा और उसके साथ साथ आपके मेमोरी पर भी असर होगा। तो ये अभी बहुत क्लियरली रिसर्च आ गया है कि जब भी मूड डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी डिप्रेशन होता है, तो ये वर्किंग मेमोरी जो मैंने आपको बोला वो इमीडिएट याद रखना और कंसंट्रेशन, मल्टीटास्किंग, इस सब पर बहुत बहुत असर होता है। स्लीप, आजकल स्लीप पर बहुत चर्चा हो रही है। अगर आपकी स्लीप बराबर नहीं है, अभी देखा गया है कि लोगों जिनको एपिलेप्सी है उनका स्लीप पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ये एपिलेप्सी की वजह से ही हो रहा है कुछ हद तक, और कुछ हद तक स्ट्रेस की वजह से होता है, और कुछ हद तक वेरी बैड हैबिट्स कि आप रात को भी बैठकर अभी स्क्रीन टाइम करते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल फोन पर बैठे हैं, तो आपका जो स्लीप का पैटर्न अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो स्लीप के टाइम में रात को अच्छी नींद जब आप करते हो तब मेमोरी फॉर्म होती है। ये जो मेमोरी हिप्पोकैम्पस में कुछ दिनों के लिए है, उसको पक्का करने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जाने के लिए अच्छी नींद चाहिए, क्योंकि नींद
के समय में ही ये मेमोरी सब कंसोलिडेट होती है। इसलिए हम कहते हैं एग्जाम के पहले अच्छी तरह से सोकर जाओ। जब आपने रात को 9 बजे तक आपने पढ़ाई की है, फिर आप सो जाते हो 10 बजे तक, तो जो कुछ आपने पढ़ाई की है ना, वो पक्का होने के लिए, वो रात भर की नींद उसमें वो पक्का होता है। अगर आप रात भर जाग कर जाते हैं तो ये चांस है कि वहां जाकर आप फिर से ब्लैंक हो जाएंगे और आपको याद नहीं रहेगा। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी। अब लास्ट बिट मैं आपको कहूंगी कि व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई मेमोरी। तो इसके बारे में मैं फटाफट आपको बताऊंगी, लेकिन ऑन सेकेंड सैटरडे नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, ऑन द आई थिंक इट्स 14 सैटरडे को, अपने सम्मान के ई सेल अपना जो ऑफिस है बांद्रा में, वहां पर डॉक्टर शिवानी है, शी इज अ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कोकिला बेन में, वो आकर आपको एक्चुअली इन पर्सन, आज हम जूम पर कर रहे हैं, वो इन पर्सन आपको ये सब समझाएगी, वो टेक्निक्स कि कैसे याद करना है। तो आज मैं तुम फटाफट कर लूंगी, लेकिन और समझने के लिए और सीखने के लिए आप उस प्रोग्राम में जरूर आइएगा। तो अभी देखते हैं। तो पहली बात है अटेंशन। मैंने आपको बोला इंफॉर्मेशन अंदर जाने के लिए, एनकोडिंग के लिए अटेंशन बहुत जरूरी। तो हम कभी कभी कहते हैं कि आप ये मुझे याद करना है, यही आप भूल जाते हो, फॉरगेटिंग टू रिमेम्बर, आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो अगर हमें मेमोरी प्रॉब्लम है, अगर हमें लगता है कि मैं भूलता हूं या भूलती हूं, तो पहली बात है, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि भाई अबे मैं भूलता हूं, अभी आप कुछ मुझे एक मैजिक पिल दे दो, एक दवाई दे दो तो मेरी मेमोरी वापस आए। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत क्या करनी है, पहले बी अवेयर। जब भी आपको लगे ये इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं देख रही हूँ कुछ वीडियोस ऑन है, मैं देख रही थी कि कोई पेपर पेन पर कुछ लिख रहे थे, दैट्स गुड, यू आर बीइंग अवेयर। आपको पता चलता है कि इतना सारा बोलने में आएगा, मुझे याद तो नहीं रहेगा, मैं कुछ पॉइंट्स लिखती जाऊं। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू रिमेम्बर, उस समय पूरा फोकस डालिए, पूरा ध्यान डालिए। कुछ भी काम आप करो, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, उस टाइम म्यूजिक चल रहा है, यहाँ कोई और डिस्ट्रैक्शन है, वैसे नहीं, अरे मुझे ये सीखना है तो मैं अभी शांत करके पूरा ध्यान दूं। बी कॉन्शियस, टेक अ मोमेंट, थोड़ा टाइम लो। यू विल टेक मोर टाइम देन द अदर पर्सन, डोंट वरी। ऐसे नहीं कि वो लोग इतना जल्दी सब कुछ कर रहे हैं, मैं स्लो हूं, नहीं, बी स्लो, टेक योर टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, डू नॉट ओवरलोड योर मेमोरी। अगर कोई आपको 5 चीजें कह रहा है, उनको बोलो प्लीज वेट, टेल मी वन थिंग, मैं वो कंप्लीट करता हूँ, या मुझे लिख कर दीजिए। तो 4 चीजें मैं एक करूंगा, उसका टिक मार्क करूंगा कि मेरा ये हो गया, देन आई लुक एट द नेक्स्ट थिंग, मैं एक एक चीज एक टाइम पर करूंगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस इन एवर। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो आस पास में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फिर आप बाद में कहेंगे कि मुझे ध्यान ही नहीं आया, मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं तो याद भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी अगर इम्पोर्टेंट काम है आपका, तो ये मोबाइल ये सब दूर करके शांत वातावरण में, शांत जगह पर बैठकर आपको वो सीखना है। बी ऑर्गेनाइज्ड। सी, जब हम भूलते हैं ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई मुझे कहता है कि मैंने चीजें मेरी कहाँ रखी, रोज मैं ढूंढता हूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरे चश्मे कहाँ हैं, मैंने ये मेरा वॉलेट कहाँ रखा, दिन भर में ढूंढता रहता हूँ। चश्मे और ये मोबाइल तो कई लोगों के याद नहीं रहते हैं कि चाबी कहाँ रखी। तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई एक जगह पकड़ो, एक जगह अपने घर में, या तो एक ही जगह है जहां वो सब चाबियां आ जाए, या मैं कई लोगों को कहती हूँ कि एक बास्केट जैसे रख दो अपनी पलंग के बाजू में, तो बाहर से आए तो अपनी वॉच वहां, मोबाइल वहां, एक ही जगह पर रखो, फिर बाद में देखो, नहीं तो आपने यहाँ रख दिया वहां रख दिया। तो बी ऑर्गेनाइज्ड। और मेक लिस्ट, प्लीज राइट डाउन, डायरी राइटिंग करो, पेपर्स रखो, रोज बैठ के टू डू, मुझे आज क्या क्या करना है, डूइंग, ये काम मुझे नेक्स्ट 2-3 डेज में करना है, डन, ये काम मेरे हो गए। ऑर्गेनाइज करके लिस्ट बनाइए और डायरी लिखिए रोज कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। सब ऑर्गेनाइज करोगे तो हो सकता है। एम्फसाइज इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको, जैसे अभी मुझे कंप्लेन्स कोई एल्डरली लोगों से आते हैं कि हम लोग किचन में कुकिंग करते हैं, फिर वो स्टव बंद करना भूल जाते हैं, या ये दूसरी ऐसी चीज भूल जाते हैं कि मैंने चाबी कहाँ रखी। तो
क्या बोलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि ये जो बातें आप लिस्ट बनाओ कि क्या क्या मैं रेगुलरली भूल रहा हूँ, और उसको अगर आप तो सब यंग क्राउड है कि आपके माँ बाप कहते कि अरे ये बार बार तू ये बात कैसे भूलती है, सो देन यू सिट, क्लोज योर आईज एंड यू विजुअलाइज। विजुअलाइज मतलब वो दिमाग में उसको जैसे एक पिक्चर जैसे देखो कि मैं स्टोव के सामने हूँ, मैं बंद कर रही हूँ, मैं अपनी चाबी लेके कबर्ड के ड्रॉर में डाल रही हूँ। तो जब आप कबर्ड के ड्रॉर में डाल रहे हो, एक सेकंड आंखें बंद करके उसका वो ऐसे जैसे फोटोग्राफ माइंड में आपने ले लिया ब्रेन में। तो ये विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन, अलग हिस्सा है ब्रेन का, वो भी इंफॉर्मेशन पकड़ के रखता है एंड दैट हेल्प्स यू। सो यू मस्ट विजुअलाइज और हैव अ पिक्चर इन योर माइंड। एड मीनिंग। अभी नाम हम लोग सब भूलते हैं, नया कोई मिला उनका नाम भूल जाते, तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि अगर किसी का नाम है तो उसको नाम का एसोसिएशन करना किस और चीज से। तो अगर किसी कोई आया और कहा मेरा नाम सोना है, तो इमीडिएटली उसकी तरफ देखकर ऐसे एक विजुअलाइजेशन की गोल्ड, सोना का मतलब गोल्ड, तो वो जैसे गोल्ड कपड़ों में खड़ी है, तो वो इमीडिएटली एक एसोसिएशन हम करेंगे ना किसी चीज के साथ। तो बाद में फिर जब हम कहेंगे अरे उस लड़की का नाम क्या था, तो अगर वो इमेज आ गई मन में कि अरे सोना कपड़ा था, हाँ तो सोना, उसका नाम सोना है। तो इस तरह से हर चीज का कुछ उसके एसोसिएशन करेंगे। तो दैट इज वन वे ऑफ ट्राइंग टू रिमेम्बर। चंकिंग मीन्स ब्रेकिंग अप। सी आजकल जब हम फोन नंबर मोबाइल का सीखते हैं तो 10 नंबर होते हैं, तो हम 10-12 नंबर एक साथ नहीं सीखते हैं, हम सीखते हैं 9821335713, उसको ब्रेक करते हैं। तो कोई इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा है उसको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा करके सीख कर उसे याद करने की कोशिश करनी है। एंड रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन इज रिपीट 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 रिपीट। कुछ भी याद रखना है उसको रिपीट करना है, उसको लिखना है। और अगर इंपॉर्टेंट है, सी हर बात आपको याद करने की कोशिश मत कीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपको सोचे कि ये मुझे कैसे भी याद करना है, फिर उसको अलग तरीके हैं, रीड दैट इन, राइट इट, से अलाउड। तो ये मैं एग्जाम्पल क्या देती हूँ स्टूडेंट्स का, अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप पहले वो पढ़ते हो, रीड करते हो, फिर उसको अगर आपने लिख लिया तो और याद रहेगा, फिर अगर आपने जोर से बोला और किसी और को समझाया तो और याद रहेगा। तो अगर आप हर तरीके से, हमारे 5 सेंसेस है, ईयर्स है, आईज है, माउथ है, नोज, हर सेंस को यूज करके कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो वो बेटर याद आएगा। रिमाइंडर्स, प्लीज पुट रिमाइंडर्स, देयर इज नथिंग टू फील शाय। आजकल के जमाने में कोई याद नहीं रखता है, हमारे जमाने में हम फोन नंबर सब याद रखते थे। आज किसी से पूछो वो उनकी माँ या फादर के भी फोन नंबर उनको याद नहीं रहे। तो नो प्रॉब्लम, आप अपने फोन पर सब रिमाइंडर्स भी डाल सकते हैं। पोस्ट इट मतलब ये येलो है कि मुझे क्या क्या करना है, रिमाइंडर कहाँ भी टिंगा दो या अपने मिरर पर लगा दो, डायरी लिखो सेल फोन पर। और फिर भी अगर नहीं है तो बेधड़क, विदाउट फीलिंग एम्बैरेस्ड, अपने परिवार को, फ्रेंड्स को कह दो अरे मैं तो भूलती हूँ या मैं तो भूलता हूँ, प्लीज मुझे रिमाइंड करना। अभी हम लोग को सब अगले हफ्ते मिलना है पार्टी के लिए, कौन सा टाइम, मैं शायद 4 बार आपसे पूछूंगी, सो इट्स ओके, प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मुझे एक रिमाइंडर भेजना। नो प्रॉब्लम, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैव रिमाइंडर्स। डाइट का हम कहते हैं कि यू शुड हैव गुड न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली गुड डाइट होती है, इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड मेमोरी। अब कौन सी डाइट? वी ऑलवेज से गुड नट्स आर गुड फॉर द ब्रेन हेल्थ। अभी पहले के जमाने में ना वॉलनट के लिए कहते थे, बिकॉज दैट वॉलनट अखरोट लुक्स लाइक द ब्रेन। तो नट्स हैं। फिर वेजिटेबल्स, मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स, जितने कलर्स आप देखोगे यहाँ पर जैसे कलर्स हैं, जितने कलर्स आप लाओगे वेजिटेबल्स, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर गुड फॉर द ब्रेन। सो लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, मैदा नहीं, फ्राइड नहीं, शुगर नहीं, यू हैव टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। फिर एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस कम करना है, एरोबिक, डांस, वॉकिंग, माइंडफुलनेस, उस पर हम पूरा सेशन कर सकते हैं क्या क्या आपको करना चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत सारी आपको नेट पर मिलेगी, ताई ची भी है, रिलैक्सिंग म्यूजिक है, गाइडेड विजुअलाइजेशन, लाफ्टर क्लब, मसल रिलैक्सेशन। तो ये स्ट्रेस कम करने के लिए इनका बहुत ही फायदा होता है, ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, अगर आप सचमुच में करेंगे रेगुलरली यू विल फील अ डिफरेंस। Sleep. Go to bed at the same time each night and rise at the same time each morning. Sleep in a quiet and dark room that's not too hot, not too cold.
Make your bed comfortable. Remove TV, computer, gadgets from your bedroom. Avoid eating heavy and large meals before you sleep. And finally, brain exercises. क्रॉसवर्ड्स है, ये गेम ब्रिज, ये कार्ड्स की गेम होती है, बोर्ड गेम्स है, बैठकर वो पहले मोनोपोली होती थी, बोर्ड गेम्स होते हैं, इवन पत्ते जो खेलते हैं हम, कार्ड्स जिसको याद करना पड़े आपके पास कौन से कार्ड्स है, किसी और को क्या है, जिक्सॉ पजल्स, लर्निंग अ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इवन डांसिंग, गोइंग फॉर लेक्चर्स. आज आप सब लेक्चर्स सुन रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग? यूर एक्सरसाइजिंग योर मेमोरी एंड योर ब्रेन. बुक क्लब, कहाँ बुक एक पढ़ के सब डिस्कस करो. वॉलंटियर वर्क, आप आके अपनी सेवा करो दूसरे लोगों को. दैट हेल्प्स इंप्रूव योर इमोशंस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस. पेंटिंग, कंप्यूटर लर्निंग, न्यू लैंग्वेजेस, ऑल दीज देयर इज एविडेंस टू से इट इंप्रूव्स योर ब्रेन. ये मैंने एपिलेप्सी फाउंडेशन से निकाला है. दिस इज अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. आई गो थ्रू इट वेरी क्विकली. सो फर्स्ट इज प्लान टू रिमेंबर by saying to yourself, I am going to remember this. If you say, I'm going to remember this, you will focus and less likely you will forget. Decide what is important. You can't remember everything. Make a list on what is important and ignore what is not important. Don't overburden your brain. Make notes. Repeat important pieces of information by saying it aloud. When you say repeat the things loudly also, it helps you. Create lists, keep things in the same place, make connections to meaningful memories. कुछ याद करना है तो उसको associate करो किसके साथ, then you will remember better. Don't focus much on memory problems. See, very important. अगर आप कहेंगे कि अरे मुझे कुछ याद नहीं आता है, अभी तो मैं कैसे हो गया हूँ, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जाएगा, तो और भूलोगे. अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ थोड़ा है प्रॉब्लम, कुछ कुछ मैं भूलता हूँ, पर कुछ कुछ मैं याद भी करता हूँ, तो जो मैं याद करता हूँ उसको मैं एकदम स्ट्रांग बना सकता हूँ. मैं लिख लूंगा और सब कुछ मुझे याद करने की जरूरत नहीं है. कुछ जो नहीं याद आता है मैं दूसरों से पूछ लूंगा, लिस्ट में देख लूंगा. I will use what are called compensatory strategies to remember. So I don't have to become self-conscious and lose my confidence. वो बहुत important. And exercise your brain. So now we come to questions. So before I open it up to all of you all for questions, I'm going to look at some questions which were sent to me. सिद्धिता ने collect किए थे, कुछ लोगों ने पहले से ही questions भेजे हैं और मैं जवाब देने की कोशिश करूँ. So ये question है, किसी ने भेजा है. I don't know who these are. These people I don't know who they are. I don't know whether they've joined today. So this person has written, I have difficulty. I find myself in loss of words while speaking in English. Is this related to epilepsy or long-term medication? तो आप देखिए कि अभी हर क्वेश्चन में मैंने कुछ वर्ड्स रेड में डाल दिए, because that is the hint to what is happening to the person. तो यहाँ दो बातें हैं जो भी है जिसने ये क्वेश्चन पूछा है. First, I'm looking at this word in loss of words. So this is what we call word finding difficulty. यहाँ we use the word tip of the tongue phenomena. तो tip of the tongue मतलब कई बार आप कहेंगे कि मुझे कुछ बोलना था पर उस टाइम पे वो शब्द नहीं आया. आई वाज स्ट्रगलिंग, आ रहा था कि हाँ मुझे पता था मुझे पूछना है, पर वो वर्ड नहीं आ रहा था, पर बाद में मुझे आया. So this word finding difficulty is what we call a naming difficulty. It's not like a pure memory difficulty. Pure memory मतलब where I've kept my things. किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं immediately दूसरे दिन भूल गया. मुझे कहाँ जाना था तो मैं भूल गया. मैं बार बार सेम क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ कि ये कब होना था, मुझे कब था मेरा अपॉइंटमेंट, अपनी घड़ी मैंने कहाँ रखी. That is memory. This loss of words is a word finding or naming difficulty जो epilepsy में होती है. पर आपने लिखा है while speaking in English. अगर आपको दूसरी अपनी भाषा में ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मराठी है, महाराष्ट्रन है, हिंदी स्पीकिंग है और आपको लगता है कि उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है, देन इट इज मोर अ प्रॉब्लम कि आपको वो भाषा पर कमांड नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है. अगर आप मुझे कहेंगे कि नहीं जो भी भाषा में मैं बात करता हूँ और मुझे लॉस ऑफ वर्ड्स हो रहा है, तो वो एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है. और अगर आपने पूछा है वो तो एपिलेप्सी की वजह से, यस, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, ये जो मैंने कहा टेम्पोरल लोब, वहां के एपिलेप्सी में कई बार लोगों को ये तकलीफ होती है. और कई बार कुछ मेडिकेशंस है
कुछ है ऐसी मेडिकेशन जिसके वजह से ये खास प्रॉब्लम आता है कि वर्ड नहीं आते हैं। तो अगर मेडिकेशन की वजह से, तो आपको देखना है कि जब आपने कोई दवाई शुरू की उसके बाद ही होने लगा, तो वो दवाई की वजह से। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी फिट शुरू हुई तब से ये प्रॉब्लम आया है, तो वो फिट की वजह से। और अगर आप कह रहे हैं कि केवल इंग्लिश में होता है और मेरा इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वो लैंग्वेज भाषा नहीं आने की वजह से। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। आई एम हैविंग फाइंडिंग स्टफ एट होम, माय माइंड इज गेटिंग लॉस्ट, this thing, pressure of epilepsy is striking me too much, I'm not thinking about it, having fears. तो ये जो वर्ड है प्रेशर ऑफ एपिलेप्सी, मैंने आपको बताया कि मेमोरी में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और ये जो मैं घर में अपनी चीजें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, वो गुम हो रही है और मुझे प्रेशर है। तो अगर आपको एपिलेप्सी हो गई है और उसका मन में और स्ट्रेस आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, उसके बारे में आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, हैविंग फियर्स, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इसके बारे में मैं नहीं सोचूं, लेकिन फिर भी वो प्रेशर आ रहा है, तो प्लीज कम एंड मीट अ साइकोलॉजिस्ट सो वी कैन हेल्प यू लर्न हाउ टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस। ये भूलना आपका ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि आप मन में स्ट्रेस और प्रेशर ले रहे हैं, और उसका मैंने जैसे आपको बताया, वो रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, योगा है और साइकोलॉजिकल थेरेपीज है, उससे ये हम कम कर सकते हैं। आई एम 72 years old, epilepsy person under medication for past almost 33 years. Epilepsy is under control but still under medication. So ये कह रहा है कि उसको एपिलेप्सी अब नहीं हो रही है, पर 33 साल से वो दवाइयां अभी भी ले रहा है। बिकॉज जब भी डॉक्टर ने दवाई कम करने की कोशिश की, he had 2 episodes, वो कम करने से वो फिर से फिट आ गई, तो डॉक्टर ने कहा अभी जिंदगी भर आप लो। दिस इज एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। आई एम एंजॉइंग नॉर्मल लाइफ, doing recording for visually challenged and as a first aider to people having psychological issues. Now this whatever forgetfulness what I have, is it due to epilepsy or age? Important question, very very important question if you are a 72-year-old. तो अभी इसमें आपको ये सोचना है, पहली बात तो जब आप भूलने लगे, कब भूलने लगे? अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं सालों से भूलता हूं, जब से मेरी दवाइयां शुरू हुई है, जब से मेरी फिट शुरू हुई, 33 साल से जब से ये हुआ मैं भूलता हूं, तो वो सीजर्स और फिट्स की वजह से है, एपिलेप्सी की वजह से। अगर आप मुझे कहते कि मैं इतना नहीं भूलता था, हाल ही में कुछ सालों से, जैसे मैं 60 प्लस हो गया, 65 प्लस हो गया, 70 हो गया, तब मैं भूलने लगा, और अब धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है मैं और भूल रहा हूँ, तो वो ज्यादा एज की वजह से। पर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आपको एपिलेप्सी था तो थोड़ा बहुत भूलना उसके साथ था, और अब वो बढ़ गया है, वो बढ़ना एज की वजह से है। और जैसे एज बढ़ेगी, ब्रेन के न्यूरॉन्स कम होते जाएंगे, तो भूलना और होगा। लेकिन जैसे मैंने समझाया, कई तरीके हैं याद रखने के लिए, डायरी लिखिए, सब इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दीजिए, दूसरों को छोड़ दीजिए। सो देयर आर स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू। Recently, I've noticed myself forgetting what I have to say or do. Just lost my husband. Now, this is very important. I'm forgetting recently. हाल ही में, अभी मैं भूलने लगी हूँ. And I've just lost my husband. So that is very natural. कि this is more कि depression होगा, मूड के प्रॉब्लम्स होंगे, एंजाइटी होगी, जो मैंने आपको समझाया हम क्यों भूलते हैं, काफी वजह थी। सो वन ऑफ द रीजंस वाज मूड। अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वेरी पॉसिबल कि आप भूलने लगे होंगे। तो ये टेम्पररी हो सकता है, थोड़ा टाइम से जैसे आप इस दुख से निकलेंगे, तो शायद ये फॉरगेटिंग कम होगा। अगर आपने देखा कि 1-2 साल घर चले गए हैं और फिर भी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, then please come for an evaluation and testing. So I've been told for years by my neurologist that epilepsy and anti-epileptic medicines have no role in my memory issues that I have. However, I've noticed that these issues started particularly after I was started on anti-epileptics. These include immediately forgetting even important things told to me, great difficulty in recollecting simple matters that I have a good idea of, etc. What would be some good methods to overcome this? तो पहली बात यहाँ
ये क्लियरली कह रहे हैं जो भी है लड़का या लड़की कि मेरे प्रॉब्लम्स जब मैंने दवाई शुरू की तब से शुरू हुआ। मैंने आपको समझाया कि अगर आपने देखा है कि दवाई शुरू करने के बाद तुरंत ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये डेफिनेटली मेडिसिन का कुछ तो रोल है इसमें। और ये इमीडिएट फॉरगेटिंग, जो मैंने रीसेंट मेमोरी बताया कि वो कोड ही नहीं हो रहा है, एनकोडिंग नहीं हो रहा है, कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, तो आप भूलेंगे ही। और रिकलेक्शन की बाद में भी अगर आप याद करने जा रहे हो तो वो सिंपल मैटर भी याद नहीं आता है, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर वो पक्का हुआ ही नहीं है। व्हाट वुड बी सम गुड मेथड्स? मेन थिंग वो कॉम्पेंसेटरी आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स तो आपको लिखनी ही है, एंड यू हैव टू रिफर टू योर नोट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। डायरी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनली खुद द कंजम्पशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रहे हैं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हो मतलब आपको मूड का भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन के साथ लेने में उसकी वजह नहीं होगी कि आपका मेमोरी डाउन हो रहा है। आपका मेमोरी डाउन हो रहा है कि कुछ साइड इफेक्ट शायद एंटी एपिलेप्टिक का हो रहा है, और कुछ मूड कम होने की वजह से, डिप्रेशन होने की वजह से आपको ये मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाउ डू आई मेमोराइज डिफिकल्ट वर्क इन ऑफिस? अगेन सेम थिंग। अभी आपको डिफिकल्ट वर्क इन ऑफिस, कोई भी आपको कुछ भी सिखा रहा है, मेक श्योर यू मेक नोट्स और वो रिवाइज करना है। और जो भी काम ऑफिस में उसको ब्रेक डाउन करना है, सब साथ में नहीं करना है। अपने बॉस के साथ फ्रैंकली बात करना है कि आप अगर मुझे 5 चीजें सिखा रहे हो, मैं सब लिखूंगा। आपके जो कलीग्स हैं, बडीज हैं, उनकी हेल्प लेकर कि मैं एक एक काम करूंगा, मैं फुल फोकस से करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा। लेकिन फटाफट करना, एक डेडलाइन रख के करना, सब कुछ साथ में याद करना, वो मुमकिन नहीं है। So, and of course, you can come for personal counseling and we can advise you on your personal case. Now, ये अलग है, ये memory से related नहीं है। दो next last 2 questions which I will take up. I would like to know, do people think irrationally if they are suffering with epilepsy? Can't they connect with any conversation and always speak out of the topic? Speak something which is not to be spoken on someone's face. For example, telling some beautiful lady that you don't have proper teeth in public and creating an embarrassing situation. तो ये पूछ रहे हैं कि क्या जिनको एपिलेप्सी होती है उनको वो, कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, किस सिचुएशन में कैसे मैं अपना बर्ताव करूं, बिहेवियर करूं, क्या उनको वो जानकारी नहीं होती है? क्या कुछ टॉपिक पर सब बात कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही बात करने लगते हैं, या कुछ ऐसा कह देते हैं जिसको सबको लगता है अरे तुम क्या कह रहे हो, ये एम्बैरेसिंग है, ये नहीं कहना चाहिए। तो इसको हम, एक शब्द है रिसर्च में, हम कहते हैं सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन मतलब योर अंडरस्टैंडिंग कि किस सिचुएशन में किन लोगों के साथ हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे बिहेव करना है। और वो जो सोशल जजमेंट या सोशल कॉग्निशन है, कभी कभी कुछ लोगों में जिनको एपिलेप्सी है, ये फ्रंटल टेम्पोरल एरिया में कम होती है, वो सीजर की वजह से। सो इट इज नॉट कि वो जानबूझकर कर रहे हैं। अगर वो सीजर ज्यादा है उस एरिया में तो कुछ लोगों को ये दिक्कत आ सकती है। और लास्ट, किसी ने पूछा है क्वेश्चंस, डू एपिलेप्सी इज कॉज्ड बाय लो हाँ सोडियम? मैम, मैंने सो एपिलेप्सी इज नॉट कॉज्ड, पर अगर आपका सोडियम लेवल कम हो जाएगा तो फिट आने की चांसेस है। डेफिनेटली फिट्स ओके कैन मैम, थैंक यू। if you have low sodium. And last, difficulty in socializing with people, lack of confidence talking to people. This is not about memory. This is about psychologically the lack of confidence. So maybe we'll have another webinar talking about confidence building, social skills. We can have another one. So I'm going to stop sharing now. And I really want you, अभी आप frankly मुझसे questions पूछिए, जो आपने नहीं समझा है वो भी पूछिए. Put your videos on. Put your videos on. And I will just look at, there are so many things on the chat. So somebody's, yeah, there are lots of things which have come on the chat. अभी आप पूछ लीजिए so that everyone can benefit. आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं? हाँ, अनम्यूट करके बताइए मुझे. Can I ask a question? Rohit here. Where is Rohit? Let me see where you are. There are lots of people.
Yeah, Rohit, I can see you. Hi. Thank you so much for the wonderful session. I've suffered with temporal lobe epilepsy in my childhood. Hmm. One of the last questions at times, social cognition, आपने बोला था, I've had that issues. At times lost, love being a lecturer myself. Sometimes, I'm just thoughtless and I speak things without thinking about the consequences, and don't try to be very positive. So that causes issues. And I think so most of my questions were answered, about epilepsy. But I'd like to come for personal counseling myself because having come out of the seizures, but still I have those traits. तो उसमें as a professional you would be able to guide me better. What I wanted to ask you is, एक जो मेरा rate of speech इतना fast है, I'm not able to slow it down. And many times, when we talk, like I don't consider myself underprivileged or something, because I consider myself gifted because I've performed things much better and much faster. लेकिन होता क्या है कि people don't understand most of the times. Means I'm talking actually futuristics. जो 20 साल पहले की मेरी emails है about marketing, about science, what I've done, it's very futuristic, which are being implemented today, even right now. तो many times when I say some things ना, तो मतलब वो बोलते क्या बात कर रहा है ये? Whereas it's absolute science and logic. Something like understand कि like Wright brothers when they spoke about flying the planes, or Newton was pelted by stones when he said कि why does the apple fall down? तो इसको कैसे overcome करूं? Because I need to be more kind of So what you're saying, जो हमने वो last किसी ने पूछा on social cognition, social cognition. एक वो है और वो दूसरा नहीं जो मैं आप बातें सुनिए. So sometimes our judgment कि मेरे सामने वाला आदमी कौन है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है, ये right, जो जजमेंट होती है. सो व्हेन वी टॉक टू पीपल, सम पीपल आर पॉपुलर, हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जब वो बात करते हैं तो सब सुनने very को, popular. एंड दे आर एबल टू कम टू डिफरेंट लेवल. वो किसी के जो कम है उनसे उस तरह से बात करते हैं, कोई हाई लेवल के हैं उनको उस तरह से बात करते हैं. ये जो right, शिफ्टिंग और एडजस्टमेंट कि किससे हम क्या बात करें और क्या नहीं बात करें, ये एक बहुत ही सीखने की जरूरत है. क्योंकि अगर हम right, कहते हैं कि मेरा दिमाग फ्यूचरिस्टिक है, मेरा दिमाग ऐसे ही सोचता है, और हम हर किसी से वैसे ही बात करते जाएं, तो सामने वाला शायद वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसका इंटरेस्ट या कैपेसिटी नहीं है. तो ये जो एडजस्टमेंट कि मैं कैसे जज करूं कि मेरे सामने कौन है, जगह कौन सी है, टाइम कितना है, मुझे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये जजमेंट हम सोशल जजमेंट कहते हैं. और ये ट्रेन करना पड़ता है. मतलब right. you have to become conscious कि this is what is happening to me. I'm not getting good feedback from people because they're saying ये क्या बोल रहा है. So I have to now put filters and judge and control myself. Very important. Ma'am, इसमें only one thing which was there is I've been doing it consciously for the past few years. What you said right now, my concern was at work, like when I'm doing some things, when I'm doing it independently, I'm successful, I'm doing it well, no issues. But anytime when I'm doing in a partnership or doing with somebody, so many times this difference comes up. Like just simple example, Yoga Institute, Santa Cruz. I was there. I'd spoken about marketing and all. I'm talking about things which. So मैंने 2007 की मेरी emails है which I have mentioned these things. Those are being implemented now in 2014, 15, 16. So many times when I talk about things and as per the returns also, तो मतलब ये कई बार चीजें होती है ना, वो judgment मेरे को नहीं आता. तो how do I overcome those? I'm trying I to think whenever. yours is a very personal thing, so we'll have to talk when I Fine. come to Sure, ma'am. someone in the office. Sure, ma'am. So today we'll have to talk more about which is relevant for everybody over here. Yes, ma'am. Yes, So I ma'am. will definitely address that separately with you. Thank you very Thank you much. so much. Thank you. और किसी को पूछना है या एटलीस्ट कमेंट्स कि आपने जो सुना उसके बारे में क्या आपको लगा कि कुछ समझ आया कि फिर क्या लगता है? Yes, ma'am. Prisha Singhal. हाँ. I'm from भुवनेश्वर. मैम I wanted to, मुझे पूछना था कि जैसे आप मेमोरी का बोल रहे थे, तो कितनी बार क्या होता है ना, याद रहता है पर एक्सेस चीजें है ना, वो एक साथ बन के घोंसला होके फिर वो दिमाग से निकल जाता है. मतलब अगर बहुत सारी चीजें हैं वो कंफ्यूजन हो जाता है. जी, सेम टाइप्स लाइक होते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे होते हैं हमारे पढ़ाई में, सेम चीजें कनेक्टेड होते हैं चैप्टर्स, तो फिर वो एक्सेस घुसने हो जाती हूँ तो फिर ब्लैंक हो जाती हूँ कितनी बार. इसमें क्या है कि बिकॉज दे आर कनेक्टेड वो कंफ्यूजन आ जाता है. सो यू हैव टू गो डीपर एंड अंडरस्टैंड इट मोर. लाइक अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें जो कनेक्टेड चैप्टर है दोनों में कुछ तो फर्क होगा. दे वोंट बी आइडेंटिकल. बराबर.
तो वो थोड़ा ज्यादा समय लेकर वो चैप्टर पहले वाला पढ़ा, उसके बुलेट पॉइंट्स लिख लिए कि मेन पॉइंट्स क्या है, इसके पॉइंट्स लिख लिए, दोनों को कंपेयर किए कि अच्छा ये और ये सेम है लेकिन ये और ये अलग है। उनको माइंड में आप मतलब उस पर ज्यादा एफर्ट और ज्यादा स्टडी करना, एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एंड मैम ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंसेस नहीं कर पा रहा है, तो यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। एंड मैम आजकल एब्सेंस सीजर ज्यादा होता है, लाइक कुछ दिनों से बहुत हो रहा है, बीच में म्यूट हो गया था। एंड माय पेरेंट्स लाइक दे आर लाइक मतलब ज्यादा गुस्सा करते हैं जब होता है तो, नो कि बेटा, कुछ दैट्स करती नॉट नहीं योर है, फॉल्ट एट ऑल। एब्सेंट फोन सीजर्स होते हैं चलाती है, तो कुछ करती नहीं है, योगा करती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। एंड मेमोरी कम होता है तो वेन एवर आई कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर ही सेज दिस इज ड्यू टू द मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। so that is why beta sometimes we are not able to change the medication because वो medicines लेने से आपके फिट कम हो रहे हैं। अगर फिट कम हो रहे हैं तो डॉक्टर कहेगा कि मुझे ये मेडिसिन नहीं चेंज करी, आप थोड़ा ये अपना मेमोरी लॉस सहन कर लो, लेकिन मुझे मेडिसिन नहीं बदलना है क्योंकि उससे फिट नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये मुश्किल आती है, तो तभी हमें क्या करना है, जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताया कि बहुत जरूरी है कि हर चीज लिखना, ज्यादा टाइम लेना, और जो जरूरी है इतना ही करना, एक्स्ट्रा नहीं करना। मैं कई बार पढ़ाई में कहती हूँ कि पूरा पोर्शन मत पढ़ो, आप वो पूरा 5 ईयर का पेपर देख के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इतना ही पढ़ो, कम कर दो बर्डन। पर वो सब स्ट्रेटजीज यूज करके कुछ, कभी कभी क्या दवाइयां हम नहीं बंद कर सकते हैं या बदल सकते हैं। बट मैम वही आजकल वही एक्सेस प्रॉब्लम कुछ कुछ दिन से हो रहा है, सीजर्स एक्सेस और भी प्रॉब्लम होते हैं, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स तो मेन तो है ही। तो बट फिर वही पेरेंट्स मेन बहुत वो करते हैं, तो वो एक्सेस स्ट्रेस दिमाग में और बढ़ता है, देन सीजर्स और आते हैं। पहली बात तो वी ऑल हैव टू रिमेम्बर कि इसमें किसी का दोष नहीं है कि ये सीजर्स आते हैं। दैट्स द पॉइंट। आज मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है, ये ब्रेन का है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो अलग तरीके से है। तो कोई भी अगर कोई भी आपको कुछ कहे तो आपको ये बात मन से बिल्कुल नहीं लेनी है। माँ बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिलैक्स हुई, अगर इसने योगा किया, एक्सरसाइज किया, तो वो अच्छी हो जाएगी। वो क्या चाहते हैं कि आप अच्छे हो, ठीक है? तो इसलिए वो नैग करते रहते हैं। उनका वो मन का नहीं है कि आपको दुख पहुंचाना। आप पर्सनली ले रहे हो, आप पर्सनली मत लो। आप सोचो, मेरे माँ बाप मेरे शुभ बाहर वाला चिंतक है। कुछ नहीं लगता, आई डोंट केयर बाहर वाले क्या बोलते हैं, बट मम्मी पापा का बात पूरा चुभता है। हाँ, तो अभी मम्मी पापा का भी सोचो, मेरे शुभ चिंतक है, वो टेंशन में है। उनको जाके बोलो चिल, यू रिलैक्स। मम्मी पापा को बोलो आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। बट मैम कभी कभी मुझे खुद को यही होता है कि अब टैलेंट्स है थोड़े बहुत कुछ कुछ करने का, बट ऐसे लगता है अब जैसे टीचिंग प्रोसेस, बट वही लगता है कि कभी टीचिंग करने गई कुछ फिर बीच में हो गया तो एवरीथिंग स्टॉप्स, जिनको पढ़ा रही हूँ उनका पढ़ाई गलत हो जाएगा। कुछ कुछ मिनटों के लिए होता है, इट्स ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। यस That मैम। does not make you a bad teacher. यस मैम। It is okay. Now I am old. I tell my students sometimes, मैं मजाक में उनको कहती हूँ कि if I'm not getting a word or I'm struggling, then I tell them, you know, what I tell them? I tell them I'm having a senior moment. मतलब अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझे नहीं आएगा. You bear with me. आप लोग 5 मिनट रुको, मैं फिर से बताती हूँ. No problem. आपको 1 मिनट वो एब्सेंस सीजर आ गए, आप नहीं कर पाए, 1 मिनट लो, लंबी सांस लो, फिर से बच्चों को बोलो चलो फिर से शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए। तब यस ऐसे नहीं अपने आप को कम समझना कि अरे मैं नहीं कर पाती हूँ, ये लोग क्या मेरे बारे में सोचते वो होंगे, तो मैं मैं नहीं गलत समझ। करती हूँ, मैं बच्चों को, बच्चे बेचारे, नहीं नहीं। हैव द कॉन्फिडेंस, आप सिंसियरली अच्छा पढ़ा रहे हो, बीच बीच में अगर थोड़ी रुकावट आ गई, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। Anyone else wants to comment or anything? I Ma'am, think, I have one question. हाँ, कौन है? Who is this? Please introduce. Who's asking the Hello. question? Yeah. Yeah, this is Meera Shah, and I am suffering from epilepsy from 10 years. Now, my question is that कि मेरा ग्रास्प पे कुछ सिखाते ऑफिस में नई चीज, तो ग्रास्प करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
और थोड़ा सा प्रॉब्लम कि मेरा कुछ भी सीखने में टाइम लग जाता है. इज दिस अ प्रॉब्लम ड्यू टू एपिलेप्सी? बिकॉज देर इज सम स्लोइंग इन द ब्रेन. वो स्लोइंग वो दवाइयों की वजह से, जब एपिलेप्सी काफी समय तक रहता है तो ब्रेन एकदम फटाफट थिंक जवाब देना नहीं कर पाता है. ओके, एंड It's सेकंड not your- क्वेश्चन. तो आप इसमें प्लीज ask your colleagues and your boss that it's not that you will do bad. आप काम तो बढ़िया ही करोगे. Once you put your mind to it, you'll do it well. But request कि मेरे लिए जो भी आप कर रहे हो, कोई आपको उस समय समझ नहीं आया तो आई इवन टोल्ड सम पीपल की ऑफिस में आस्क योर बॉस एंड अदर्स कि मैं अपना फोन करके रिकॉर्ड कर सकती हूँ जब आप बोल रहे हैं. वो रिकॉर्डिंग ऑन है अपने मोबाइल पर. फिर घर जाके मैं यहाँ वो सेशन खत्म हुआ तो मैं फिर से वो सुनूंगी, अपने नोट्स बनाऊंगी तो मैं ग्रास्प कर पाऊंगी. कभी कभी मीटिंग में चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, आप इतना फटाफट नहीं पिकअप करते हैं. तो आस्क परमिशन कि मैं रिकॉर्डर ऑन करती हूँ, क्योंकि बाद में मैं फिर से सुनूंगी, फिर से अपने नोट्स बना के फिर से समझूंगी. सो देयर आर वेज टू ओवरकम इट. या And my second question is, I'm not able to do multitasking. सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग. एपिलेप्सी के साथ जो वर्किंग मेमोरी हम कहते हैं ना, कि वो फोकस ऑन 10 थिंग्स टुगेदर, अटेंशन के प्रॉब्लम्स आते हैं. सो वी आर नॉट एबल टू डू 4-5 चीजें साथ में. तो एक एक्सेप्ट, इट्स ओके, से आई विल डू वन थिंग. कोई 4 चीजें आपको बता रहा है, से 1 मिनट लिख लो, बट टेल देम मैं ये खत्म करके फिर दूसरा करूंगी, फिर तीसरा करूंगी, फिर चौथा करूंगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ यू कम्युनिकेट टू अदर पीपल कि ये मेरे स्ट्रेंथ है, मैं इतना काम आपका करके दूंगी, लेकिन मुझ पर ये मल्टीटास्किंग का कि डेडलाइंस का बोझा मत डालो. आई विल डू इट दिस वे, पर मैं करके दिखाऊंगी विद Okay, कॉन्फिडेंस. Thank you, ma'am. और कोई है? I would like to say something to Prisha, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? Priya Goswami. Can we see you? Yes, my video is on. So Priya, you want to give some more information to Prisha? Prisha, actually, in standard 10th, I was last in my batch, so don't take that much stress. क्योंकि उसके बाद में मैंने एक्चुअली देखा कि मेरा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है. सो नाउ आई एम एन इंग्लिश टीचर. फाइन, तुम बस ये देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है और उस फील्ड में जाओ, यू विल बी सक्सेसफुल. फाइन, वंडरफुल, टेंशन मतलब. वंडरफुल. और मुझे काफी बार मेरे स्टूडेंट्स के सामने सीजर आ चुका है. मोस्ट ऑफ देम वर अडल्ट्स, सो ऑफ कोर्स अडल्ट्स आर मैच्योर एंड दे आर ऑल अंडरस्टैंडिंग. तो वो लोग खुद बोलते हैं कि नहीं मैम आप आज छुट्टी ले लीजिए. तो फिर इतना कुछ बड़ी बात नहीं है जितना अपने को लगता है. और उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं दिखाते थे जैसे कि कोई बड़ी बात है एंड ऑल. तो फिर वो लोग शुरू से ही एकदम कैजुअली लेते थे. तो फिर मुझे भी कभी लगा नहीं कि ये इतनी बड़ी बात होगी. So don't think that much. Fine. No, thank you Priya for saying that, because That's what कि मैं उसको बड़ी बात नहीं लेती हूँ, बट पेरेंट्स को गंदा लगता है. तो what happened is, like, till 10th I was in an ICSE school, but due to for which I used to wake up early and all that, due to which my parents threw me in for +2 in a government college, government school, which is like worst and doesn't suit me at all. Like, they teach in Odia and all. I Due don't to epilepsy, they did this, for which I'm like broken, like my studies are broken. जब 10th में मैं लास्ट आई तो उल्टा मेरे डैड चिढ़ा रहे थे, तू तो लास्ट से भी. 10th I was okay in 10th, marks was very high. I means बहुत कुछ किया था 10th में, ऐसे लगा सब बर्बाद हो गया अभी. प्रिशा, पहले की बातें अब जो हुआ, अब आगे Yeah, that's true. ये बता रही है आपको प्रिया कि जब वो फेल हुई तब उसको ऐसे भी सपने में भी नहीं था कि एक दिन वो इतनी सक्सेसफुल इंग्लिश टीचर होगी. तो समय बदलता है, टाइम बदलता है, और आपका भी चांस आएगा. इट विल कम. तो जो हुआ, even if it was something which was very terrible for you and troublesome for you, start thinking कि आगे चल के I will overcome, I will do Just it. find your interest. Yeah. Thank You're you so great in that.
एंड यू आर नॉट अलोन. जैसे अभी एक प्रिया आ गई आपको सलाह देने के लिए, ऐसे कितने कितने लोग हैं. आप हम सब साथ में, हम एक फैमिली है. वी आर ऑल हेलो हियर. यस मैम. हेलो मैम, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं मानसी पाटिल बोल रही हूँ. हाँ, बोलो मानसी. मेरा 13 साल का लड़का है. हाँ. उसको इपिलिप्सी का प्रॉब्लम है. हम्म. तो पढ़ाई में बहुत पीछे है. और कभी कभी फिर बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता है. फिर उसको दोबारा बोलना पड़ता है कि ऐसे ऐसे है. करेक्ट. तो इपिलिप्सी से होता है क्या? किती वर्षाचा आहे 13 वर्षाचा. आणि किती वर्षापासून आहे एपिलेप्सी? त्याला ना 2.5 वर्षापासून आहे, पण त्याचा पॅटर्न वेगवेगळा आहे. आधी किती त्याला येते झोपे फिट? आठवड्यात येते, महिन्यात येते, कशी येते? आता त्याला जवळजवळ 1 वर्ष नव्हती आलेली. हम्म. त्याच्यानंतर मग त्याला लाळ गळायला लागली. मग ते सिम्पटम्स मला जाणवायला लागले. मग डॉक्टरांकडे घेऊन गेली. EEG रिपोर्ट केले त्याचे. EEG रिपोर्ट ॲबनॉर्मल आले. मग कधी कधी त्याच्यानंतर जेव्हा आता ही मोठी फिट येते ना, तर ते परिणाम होते मेंदूवर. आता अशा प्रकारच्या तर मी डायरेक्ट आता तर सांगू शकत नाही, पण असे आम्ही IQ टेस्ट करतात पहिले. IQ हां, टेस्ट मग करून त्याची आम्ही केलंय. त्याची IQ टेस्ट केलेली आहे. नॉर्मल आहे. ती 50 आधी जेव्हा स्टार्टला त्याचं केली ना, तेव्हा नॉर्मल होती, बॉर्डर लाईन होती. त्याच्यानंतर आता जी केली ती 51 आली 2022 मध्ये. तर बघ ना, आता ते फिटमुळे ते कमी होत चालली आहे, थोडी बुद्धी कमी होत चालली आहे. तर ते डॉक्टरला माहित असेल, जरा बोला त्यांच्याशी. पण हल्ली जे बुद्धीचे टक्के आहे ना, ते थोडा माइल्डली चॅलेंज मी म्हणते. म्हणजे ते अभ्यास करायला तेवढं कपॅसिटी ब्रेनची नाही आहे हल्ली. अभ्यास तर करायला म्हणजे रोजच्या आपल्या आयुष्यात स्वतःला बघायला वगैरे तर होऊ शकते, पण ते क्लासमध्ये अभ्यास करायला, आणि 13 वर्षाचे तर मोठे वर्गात आहे, तर ते अभ्यास करायला थोडा त्रास होईल त्याला. तर अशी आता त्याचा आहे ना वर्ग पुढे चाललाय. तो ते पहिलीमध्ये समजा. आता काय असते, आता आपला एजुकेशन सिस्टम सगळ्यांना मी सांगते, अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में सबको पास करते हैं 9th स्टैंडर्ड तक, और अगर बच्चा सीख भी नहीं पाया है फिर भी उसको पास करते जाते हैं. तर आता अशी परिस्थितीत काय करायचं आहे की आपल्याला पर्सनल ट्युशन घ्यावून, आता ते NIOS होते, स्कूल, हा, नॅशनल ओपन स्कूल. डॉक्टरांनी तेच सजेस्ट केलंय. पण मी जिथे राहते ना, ते मी गावखेड्यामध्ये राहते. त्याच्यामुळे मला तिथे कोणतीच सुविधा मिळत नाहीये. हा, ते प्रश्न आहे. नाही तर ते ना, हे आता नॉर्मल स्कूलमध्ये त्यांना त्रास होईल, पण तो 8वी 9वी पर्यंत करून नंतर त्यांना काय वोकेशनल म्हणजे काय काम शिकवायला, अशी ते आपण बघू शकते. आणि अभ्यासाच्या नको करू. त्याचा असा प्रॉब्लेम आहे की तो अजून स्वतःच म्हणजे बटन्स लावणे किंवा स्वतःची कामं अजून त्याला ती पण जमत नाहीत व्यवस्थित. तेच आपल्याला मेहनत करायची, अभ्यासच्या नाही आहे याच्या केसमध्ये. तर ते बरोबर. शाळेत पाठवलं एवढं वेळ, आणि नंतर तो तिकडे पण तो समजू शकत नाही. त्यांना आता ते जे AD ऍक्टिव्हिटी ऑफ डेली लिव्हिंग आम्ही म्हणतात, स्वतःच्या सेल्फ केअर, त्याच्यावर आपल्याला लक्ष करून घरी त्यांना ट्रेनिंग द्यायचे. ते जास्त जरुरी आहे, लाईफ स्किल. हे अभ्यासच्या जरूर नाही आहे. त्याच्यासाठी मी त्याला ठाण्याला घेऊन जायचे ऑक्युपेशन थेरपिस्टसाठी. IPH पण आहे तिकडे ठाण्याला. IPH मध्येच घेऊन जायचे. तेच पण करा. मी जिथे राहते तिथून ते खूप लांब पडतं. मला 3 तासाचा त्यांना प्रवास. सांगा होम प्रोग्राम द्यायला. होम प्रोग्राम की 1 महिनाभर मी काय काय करून येऊ तुमच्याकडे, नंतर परत तुम्ही 1 महिन्यात 1 वेळ जा तिकडे, की 2 आठवड्यात 1 वेळ जा, आणि 2 आठवड्याचा प्रोग्राम घेऊन घरी करून नंतर परत जा. नाहीतर त्यांना विचारा, असं झूमवर की व्हिडिओ कॉलवर ते लोक सेशन घेऊ शकतात की नाही. हा, आता झूम आणि व्हिडिओवर होते. त्याचा अभ्यासाचा मी विषय बंद केलाय, पण तो आता एक मुलांमध्ये जातो म्हणून मग शाळेमध्ये पाठवते ते त्याला. पॉइंट आहे तुमच्या, म्हणून 1-2 वर्ष अजून केलं, पण नंतर बंद करायचे आणि याच्यावर जास्त लक्ष द्यायचे. थँक्यू मॅम. आता आम्हाला थोड़ा हे सेशन बंद करावं लागेल. वील हैव टू स्टॉप क्योंकि अभी टाइम बहुत निकल गया है. 3:30 करना था. और कोई लास्ट क्वेश्चन किसको पूछना है तो पूछ लीजिए. थैंक यू वेरी मच कि आपने सब ज्वाइन किया. किसको पूछना है लास्ट क्वेश्चन? Ma'am, I just want to say thank you. Phenomenal session.
Who is this? अभी कौन बोल रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है. पूजा थैंक यू पूजा. मुझे सबको थैंक यू बोलना है कि आप इतने बड़े नंबर्स में आए, आपने ज्वाइन किया, अच्छे क्वेश्चंस पूछे. थैंक यू वेरी वेरी मच. और ऐसे ही हमारे Madam, can I ask you one question? कौन है? Madam, I'm Linda. Where are you, Linda? Can we have the Camera on. Wait, let me see where you are. Linda. Okay, and Linda, I can hear you. I can't see you. I put my camera on, Madam, now. Okay. Uh, Oh, yeah. Okay. yes. Hi. Yeah, hello, Madam. I just wanted to ask you, I have my son suffers from epilepsy. He's 24. The thing is, I can't hear you, Linda. Now? yes. Madam, I just wanted to ask you, I have a son who's 24 and he suffers from epilepsy. He started suffering from epilepsy at the time of when he was 9. The thing is, he suddenly gets angry. He just for no reason he starts shouting and sometimes even maybe raising his hands and all that. So what is the reason and how can we stop this? Has this aggressive behavior started after some medicine, or